बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ यार, वॉइस रिकॉर्डिंग के बजाय मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया ताकि ऊपर से देख के बंदा पढ़ ले, तुम भी और मैं भी। तो ये जो बिहेवियर थ्योरी है ये थोड़ी सी सिंपल ही है। इसके अंदर उन्होंने यही बताया हुआ है कि इन्वायरमेंट इज़ द साइट ऑफ डेवलपमेंटल कंट्रोल। इन्वायरमेंट के ज़रिए ही सारी डेवलपमेंट हो रही है। इन्वायरमेंट ही साइट है जहाँ पर सारी डेवलपमेंट हो गई। फिर डेवलपमेंट अकर्स थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द इन्वायरमेंट। और डेवलप इसी तरह ही होता है बंदा जब वो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के ठीक है। एक इंसान इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन करेगा तो डेवलपमेंट हो जाएगी। क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आर अप्रोच्ड बेस्ड ऑन द बिलीव्स दैट ईच प्रॉब्लम हैज़ इट्स यूनिक हिस्ट्री। एक्चुअली ये ना सारी चीज़ें एक साथ लिखी हुई, कोई कॉमा वगैरह कोई फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए एक हमें कन्फ्यूजन होती है कि बात कहाँ पे ख़त्म हो रही है। लेकिन उसने ये लिखा हुआ है कि जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स है वो किस तरह अप्रोच होती है बेस्ड ऑन द बिलीव्स दैट ईच प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम की ना अपनी हिस्ट्री होती है, हर प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, हर एक को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो हर प्रॉब्लम की यूनिक हिस्ट्री है। एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम शुड बी इंडिविजुअली टेलर्ड। और उसने कहा है कि जी जो इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है ना, जो इंटरवेंशन जो हमने ट्रीटमेंट करनी है वो भी इंडिविजुअली टेलर इंडिविजुअली ही बनाना चाहिए टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम बिहेवियर। मतलब हर प्रॉब्लम की अपनी हिस्ट्री है और फिर उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा। तो यही पहले तो उसने इन्वायरमेंट की बात की है कि इन्वायरमेंट के अंदर ही सारी डेवलपमेंट हो रही है, वही साइट है जहाँ पर डेवलपमेंटल कंट्रोल है। इंसान इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो डेवलपमेंट हो रही है। और फिर उसने बता दिया कि हर प्रॉब्लम की अपनी हिस्ट्री है और इस तरह इंटरवेंशन भी की जाती है, इंडिविजुअली अलग अलग बनाई जाती है इंटरवेंशन हर प्रॉब्लम की टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम बिहेवियर। आगे आ जाता है सो क्रिटिकल बिहेवियर इज़ सो क्रिटिकल फीचर इज़ साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें जो क्रिटिकल फीचर है वो यही है कि एक इंसान की साइकोलॉजी क्या है। हर इंसान की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। तो वो यही बता रहे हैं कि हमने इंसान की साइकोलॉजी भी देखनी है इन इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट। जो इंसान इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसकी साइकोलॉजी कैसी है, तो वह एक क्रिटिकल फीचर होता है। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने बिहेवियर थ्योरी भी देख लिया। उसके बाद आ जाती है पाइजेशियन थ्योरी। अब पाइजेशियन थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, इट एम्फसाइजेज ऑन इंट्रैक्शन बिटवीन द। अब दोनों में फ़र्क यही है कि पहले इन्वायरमेंट और इंडिविजुअल की बात हो रही थी, इन्वायरमेंट का गुण गा रहे थे हम। अब इसके अंदर इन्वायरमेंट है लेकिन इसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, मेचोरेशन ऑफ कॉग्निटिव न्यूरल स्ट्रक्चर्स। ये मैंने साथ लिखा हुआ भी, मैंने कहा उधर से ही देख के पढ़ लूँ, मुझे इधर से ज़रा डिफ़िकल्ट लग रहा था है। तो इसने कहा है कि इट एम्फसाइजेज ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन द मेचोरेशन ऑफ कि किस तरह इंसान का जो माइंड है वो मेच्योर हो रहा है। कॉग्निशन यही होता है ना, सोचने समझने की सलाहियत। तो इंसान का माइंड किस तरह से मेच्योर हो रहा है, उसके जो कॉग्निटिव न्यूरल स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरह मेच्योर हो रहे हैं। एंड इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रमोट द एक्शन। और उसके जो इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, हमने दो दो चीज़ों के दरमियान इंटरेक्शन देख लिया कि उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के साथ, कॉग्निटिव न्यूरल स्ट्रक्चर्स के साथ, और दूसरा जो इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रमोट एक्शन। ये इस तरह करके हमने इसकी डेफिनेशन से देख ली। फिर लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल पोजेस सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। हर इंडिविजुअल के पास एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, अपने आप को बचाने का, अपने आप को रेगुलेट करे ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस डेट प्रोवाइड्स बैलेंस। अब वो दो चीज़ों के दरमियान बैलेंस कर रहा होता है। डेट प्रोवाइड्स बैलेंस बिटवीन द असिमुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एक्सपीरियंसेस। एक तो उसने बैलेंस करना है इन्वायरमेंट के दरमियान, दूसरा अकोमोडेशन ऑफ एग्जिस्टिव कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स टू डैट एक्सपीरियंस। दूसरा भी कॉग्निटिव, ये लाइनें बस वर्बोसिटी यूज़ हुई है, ज़्यादा से वर्ड्स यूज़ करके उन्होंने बात की हुई है। ये लिखा हुआ है कि हर आदमी के पास, उसने ये लिखा हुआ है कि एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम होता है साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का, डेट प्रोवाइड्स बैलेंस, जो एक बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है दो चीज़ों के दरमियान, इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस के दरमियान एंड अकोमोडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स टू डैट एक्सपीरियंस। ठीक है, और उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के दरमियान, इन्वायरमेंट और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के दरमियान। फिर आगे उसने क्या लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल एडजस्ट इट्सेल्फ टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। अब हर इंडिविजुअल ने अपने आप को एडजस्ट करना होता है ताकि एक इक्विलिब्रियम बन जाए डिस्पाइट द डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है, इंसान इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, थस ड्राइविंग डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोग्रेस। तो इस तरह क्या होता है कि डेवलपमेंटल प्रोग्रेस होती है। थेरेपिस्ट यूज़ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मीन्स एंड रिलेशनशिप्स। जो थेरेपिस्ट होता है वो प्रॉब्लम्स को यूज़ कर रहा होता है और इसके अंदर क्या होता है, मीन्स एंड रिलेशनशिप्स।
कि मतलब वो प्रॉब्लम्स को भी देख रहा है और फिर जो दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप्स है उनको देख रहा है और कंटेन आइडियाज़ को देख रहा है एज थेराप्यूटिक मीडिया टू मोटिवेट चिल्ड्रन। ठीक है, उसने उसको एक थेराप्यूटिक मीडिया के तौर पर इस्तेमाल किया है कि जो भी उसके मसाइल आ रहे हैं दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, मीन्स एंड रिलेशनशिप वही होता है, और कुछ आइडियाज़ को देखा है एज थेराप्यूटिक मीडिया के तौर पर। ठीक है, टू मोटिवेट चिल्ड्रन, ताकि वो मोटिवेट कर सके चिल्ड्रन को टू मूव एंड टू एग्जामिन एंड प्रमोट द परसेप्चुअल कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड मोटर लर्निंग। तो इसी तरह उन्होंने एक खिचड़ी पका दी है कि थेरापिस्ट ने प्रॉब्लम्स को यूज़ किया और मीन्स एंड रिलेशनशिप्स को और कंटेन आइडियाज़ को उसने एक मीडिया के तौर पर रखा, एक मीडियम रखा, एक ज़रिया रखा। ठीक है, इन सब चीज़ों को उसने देखते हुए बच्चों को मोटिवेट किया कि वो मूव भी करे। ठीक है, बच्चे मूव करें और एग्जामिन कर सके। एक तो स्क्रीन टाइम सॉरी बहुत कम में बंद हो जाती है। एंड एग्जामिन एंड प्रमोट द परसेप्चुअल कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, और वो क्या करे, एग्जामिन भी करे और प्रमोट भी करे। किस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहा है वो, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को। सारी बात फिर कॉग्निशन पे आ जाती है। एंड पे उसने फिर कह दिया ताकि वो प्रमोट करे जी परसेप्चुअल कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड द मोटर लर्निंग। ठीक है, इस तरह उसने हमें बता दिया। उसके बाद आखिरी थ्योरी आ जाती है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड मोटर लर्निंग। ओके, फिर जो थर्ड थ्योरी हम देख रहे हैं वो डायनामिकल सिस्टम थ्योरी होती है। इन दिस अप्रोच इंटरनल कंपोनेंट, इसमें दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। इन दिस अप्रोच इंटरनल कंपोनेंट्स एमएस के कंपोनेंट्स सेंसरी सिस्टम्स, ये इंटरनल कंपोनेंट्स में हमारा क्या कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, हमारा एमएस के सिस्टम आ जाता है। ठीक है, सेंसरी सिस्टम आ जाता है और फिर सेंसरी मोटर इंटीग्रेटिव मेकानिज़म्स आ जाते हैं, अराउजल एंड मोटिवेशन। ये सब इंटरनल कंपोनेंट्स हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टास्क। और फिर साथ आ जाता है हमारे पास एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टास्क। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, इंटरनल कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर इक्विवेलेंट इन डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ द बिहेवियर। एक्चुअली इसके अंदर हमने बिहेवियर का आउटकम निकालना होता है, बिकॉज बिहेवियर इज़ टास्क स्पेसिफिक। हर बिहेवियर टास्क स्पेसिफिक का मतलब यही है कि हर काम के साथ इंसान का बिहेवियर डिफरेंट होता है। कुछ काम करते हुए इंसान को खुशी होती है, कुछ काम करते हुए वो सैड होता है या एंग्री होता है, जो भी है। तो बिहेवियर टास्क स्पेसिफिक होता है। फिर उसने आगे क्या लिख दिया, डिपेंडिंग, ओके, लिखा हुआ है इन द डायनामिकल सिस्टम्स व्यू ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम जो अभी जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, व्यू ऑफ डेवलपमेंट द राइट इन द dynamical systems view of development the movements of locomotion are conceived। जो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन होती है वो कंसीव होती है नॉट एज ड्राइव फ्रॉम द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उसने कहा है कि जो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन है ना वो हमें मिल रही है, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं मिल रही जिस तरह दिमाग में लिखी गई थी। ठीक है ना, तो इस थ्योरी के मुताबिक उसने हमें यही कहा है कि जो डायनामिकल सिस्टम व्यू ऑफ डेवलपमेंट है उसके मुताबिक जो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन है वो हमें कंसीव तो हो रही है लेकिन नॉट एज डिराइव्ड, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सीएनएस से मिलती है। नॉट एज, और ना ही बिल्ड फ्रॉम द चेन्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, और ना ही जो चेन्स ऑफ रिफ्लेक्सेस के थ्रू बन रही थी वैसी है। जो लोकस ऑफ कंट्रोल है या जो फोकस है या लोकस ऑफ कंट्रोल है फॉर फंक्शन शिफ्ट्स ओवर द टाइम। तो उसने कहा जो लोकस है वो शिफ्ट होता रहता है वक्त के साथ साथ, डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंस और कंस्ट्रेंट्स ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स। और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितना डोमिनेंट है या सब सिस्टम्स का कंस्ट्रेंट्स ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स पे ये डिपेंड कर रहा होता है। कुछ चीज़ें ऐसे ही याद रखनी है। तो ये इन तीन थ्योरीज़ के ऊपर तो वीडियो बन गई है एक, अपनी हालत ख़राब के अंदर भी थोड़ी सी। शुरू में इंट्रोडक्शन ही लिखा हुआ है, अगर वो कहती हो तो वो भी पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बस मोटर डेवलपमेंट की बात हुई हुई है कि मोटर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट प्रोवाइड्स द नॉर्म्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द चिल्ड्रन। अगर हम मोटर डेवलपमेंट को देख रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चों की फंक्शनिंग कैसी है वेरियस एजेस के ऊपर, कि मतलब 2 साल का बच्चा किस तरह काम कर रहा है। और अगर हम उनको देख लेंगे मोटर डेवलपमेंट को जब हम देख लेते हैं तो इससे हमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के अंदर पता चल जाता है। ठीक है, हाँ, इट प्रोवाइड्स द नॉर्म्स
ठीक है। तो गाइड द डायग्नोसिस, इससे हमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग का पता चल जाएगा। तो द एम्फोसिस ऑन द एज ऑफ अप्रोप्रिएट स्किल्स एज फंक्शनल आउटकम्स। तो जब हम बंदे की एज के मुताबिक देख लेते हैं कि इस एज के बच्चे को ये काम करना चाहिए, अगर वो ना कर रहा हो तो इससे हमें डायग्नोसिस पता चल जाएगा ना ये प्रॉब्लम है, और फिर हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट बना लेंगे। और हम किस पे जोर डाल रहे होते हैं, सिलेक्शन ऑफ एज अप्रोप्रिएट स्किल्स, मतलब एज अप्रोप्रिएट इस उम्र में ये स्किल्स एक बच्चे के पास होनी चाहिए, उसके फंक्शनल आउटकम्स ये होने चाहिए। फिर आगे उसने क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव प्लान ऑफ केयर फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो रिक्वायर नॉलेज एंड माइलस्टोन्स। तो उसने यही कहा है कि आप चाहते हो कि अगर आप अच्छा सा प्लान ऑफ केयर बनाओ तो इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए माइलस्टोन्स का, इसलिए पूरा लेक्चर ये बना दिया गया है। ठीक है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए माइलस्टोन्स का, और ताकि आप अच्छी इंटरवेंशन बना सको, टू प्रोवाइड अ इंटरवेंशन। एक्चुअली मैं उधर से पढ़ रही हूँ ना पेजेस से, तो मुझे होता है कि मैं साथ साथ लेके के पढ़ूँ। एक अच्छी इंटरवेंशन बन जाए ना स्टिमुलेटिंग एंड मोटिवेटिव इन्वायरमेंट के अंदर, और एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ इंट्रैक्शन अबाउट कॉग्निटिव परसेप्शन एंड मोटर डेवलपमेंट। और बस फ़ायदा हो जाएगा इंसान का कि वो सोचने समझने के लिहाज से वो परसीव ठीक कर रहा है, और मोटर डेवलपमेंट, ये तीन चीज़ें हमने बच्चे के अंदर ठीक करनी होती है। वो इन चीज़ों के साथ इंट्रैक्शन कर रहा होता है। एक थ्योरी रह गई थी, वो भी देख लेते हैं। न्यूरल मैचुरेशनिस्ट थ्योरी रह गई भी है, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम कुछ मैचुरेशन की बात करेंगे। ओके, यहाँ तक है, ठीक है। द बिहेवियर इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बिहेवियर की बात वो कर रहे हैं कि बिहेवियर इंसान के अंदर बन चुका होता है कि वो अच्छा बिहेव कर रहा है, यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसकी। और विच मेचुरेशन लीडिंग टू एन अनफोल्डिंग, जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर हो रहा होता है ना, तो जो अनफोल्डिंग हो रही होती है प्री डिटरमाइंड पैटर्न्स की। देखें, कुछ कुछ जो आदतें होती हैं तो इंसान अपने माँ बाप से ले रहा होता है। अगर बाप बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, माँ बहुत नर्म है या गुस्से वाली है, तो बच्चे के अंदर वो थोड़ी बहुत आदतें आती हैं। बाद में जाके वो इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी जीन्स में कुछ बातें लिख दी जाती हैं। तो उसने यही कहा है कि वक्त के साथ साथ मेचोरेशन होती जाती है और अनफोल्डिंग होती जाती है प्री डिटरमाइंड पैटर्न्स की, कि ये पैटर्न्स कैसे थे, उनकी अनफोल्डिंग होती जाती है। ओके, बट नॉट फंडामेंटली अल्टर्ड बाय द, अच्छा, सपोर्टेड बट नॉट। और ये जो पैटर्न है ये सपोर्ट हो रहे होते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, ये नहीं कि वो अल्टर हो जाते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो उसका बिहेवियर बदल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि बदल जाए। फिर आगे लिखा हुआ जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है ना, वो अकर होती है एज अ रिजल्ट ऑफ सीएनएस मैच्योरेशन। हमारा दिमाग मैच्योर हो रहा होता है, इस तरह हमारे हम भी मैच्योर हो रहे होते हैं, सीएनएस मैच्योर हो रहा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैच्योर हो रहा होता है। सो डिपेंड्स ऑन द assumption ऑफ हायरार्किक मैच्योरेशन ऑफ न्यूरल कंट्रोल। तो एक हायरार्की के थ्रू, एक ऑर्डर में सारी मैच्योरेशन, एक ऑर्डर, एक ट्री की फॉर्म में मैच्योरेशन हो रही होती है, एक हायरार्की। assumption ऑफ हायरार्किक मैच्योरेशन ऑफ न्यूरल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, मैनिपुलेशन तक पढ़ना है इसको हमने, ठीक है। नेचर ऑफ डेवलपमेंट फॉर्म्स अ स्पाइरलिंग फंक्शन विद अल्ट्रेशंस बिटवीन एक्सट्रीम्स। तो मैम ने हमें क्लास में यही स्पाइरली फंक्शन का बताया था कि जैसे कि काफ मसल्स है, लोअर लिम्ब में काफ मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऊपर आए फिर हमें क्वाड्रिसेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक स्पाइरल सा बना हुआ है, आगे पीछे के मसल्स, ठीक है। अगर क्वाड्स, अगर हमारे हम क्या कहते हैं काफ इंपॉर्टेंट है, तो एब्डोमिनल्स ऊपर आकर इंपॉर्टेंट होंगे। तो मतलब एक इस तरह का स्पाइरल सा है, कुछ ऐसी एग्जांपल दी थी मैम ने। तो नेचर ऑफ डेवलपमेंट फॉर्म्स अ स्पाइरली फंक्शन विद अल्ट्रेशंस बिटवीन द एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम्स के अंदर मतलब चेंजेस आ जाती हैं इन अ वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स के अंदर भी, इंक्लूडिंग अल्टरिंग डोमिनेंस। मतलब एक डोमिनेंस है, वो मसल्स डोमिनेंट है बिटवीन द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल एक्टिविटी। तो इस तरह करके डोमिनेंस आ जाती है, द वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स इंक्लूडिंग अल्टरिंग डोमिनेंस, कि मतलब कोई आगे वाला फ्लेक्सर इंपॉर्टेंट होगा तो कोई एक्सटेंसर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह करके एक चीज़ बनी हुई है, तो ये हमने इस थ्योरी में देखना है। कुछ लाइन्स याद करनी है कि स्पायरली फंक्शन है और अल्ट्रेशंस आ जाती हैं एक्सट्रीम्स के अंदर, वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स के अंदर, लेकिन डोमिनेंस आती है फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल एक्टिविटी के अंदर। मुझे काफ़ी दिन पहले का ये कहा हुआ था कि इसके ऊपर वीडियो बना देना, और पहले टाइम नहीं मिला और आज तबीयत ख़राब हो गई है। देयर शुड बी अ फंक्शनल asymmetry इन विच द चाइल्ड मस्ट ब्रेक फ्री ऑफ सिमेट्रिक मूवमेंट पैटर्न्स।
तो इसके भी मैम ने यही बात बताई थी कि ये देखें, न्यूरल मैचुरेशन थ्योरी के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े। एक हमने न्यूरल मैचुरेशन थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट देखा स्पाइरली फंक्शन का, कि डोमिनेंट मसल होते हैं, एक्सटेंसर और मसल एक्टिविटी। एक हमने ये न्यूरल मैचुरेशन थ्योरी में ये देखा है, एक ये कॉन्सेप्ट देखा है। एक सबसे पहले तो हमने यही बात की थी कि अनफोल्डिंग हो रही होती है प्री डिटरमाइंड पैटर्न्स की। वो डिटरमाइंड पैटर्न्स पहले से ही होते हैं, कुदरत ने पहले ही डिटरमाइन कर दिए होते हैं कि ये इसकी जीन्स है, ये है। उनकी अनफोल्डिंग बस वक्त के साथ साथ हो रही होती है। फिर हमने स्पाइरली देखा, अब हम देख रहे हैं एसिमेट्री। देखें कुदरत ने एसिमेट्री रखी हुई है, मीन्स दैट हम एक हाथ से मूव कर रहे हैं। अगर हमें पानी चाहिए और राइट साइड पे पड़ा है तो हम सिर्फ राइट हैंड को यूज़ कर रहे हैं, दोनों हाथ एक साथ यूज़ नहीं कर रहे। इसी तरह लेग के अंदर एसिमेट्री मूवमेंट में आ जाती है। हम एक टांग पहले आगे रखते हैं और दूसरी को बाद में रखते हैं, तो ये एक एसिमेट्री है। तो इसी तरह देयर शुड बी अ फंक्शनल एसिमेट्री। तो एसिमेट्री होनी चाहिए इन विच द चाइल्ड मस्ट ब्रेक फ्री ऑफ सिमेट्रिक मूवमेंट पैटर्न्स, जिसके अंदर वो क्या करेगा कि जो ब्रेक कर देगा, जो फ्री ऑफ सिमेट्रिक मूवमेंट पैटर्न्स थे उनको ब्रेक कर देगा टू अचीव द फंक्शनल गोल्स सच एज मैनिपुलेशन। और इस तरह उसको फंक्शनल गोल्स मिल जाएंगे और उसकी मैनिपुलेशन हो जाएगी। पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो जो भी पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी है वो इसी थ्योरी के मुताबिक बनी है कि एसिमेट्री है, स्पाइरली फंक्शन है। एम्फोसिस वाज, आगे सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि emphasis was placed on the examination of stages of reflex development and motor milestones as reflections of increasing height। ये लिखा हुआ है कि स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स डेवलपमेंट देखे जाते हैं। इस थ्योरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें जो एम्फोसिस था वो स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स डेवलपमेंट, रिफ्लेक्सेस के बारे में बताया गया है, माइलस्टोन्स के बारे में बताया गया है कि वो रिफ्लेक्शंस होती हैं इंक्रीजिंगली हायर लेवल्स ऑफ न्यूरल मैचुरेशन। तो इससे हमें पता चल रहा होता है कि न्यूरल मैचुरेशन हो रही है। ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड विद सीएनएस डिसफंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन इनहिबिशन ऑफ प्राइमरी रिफ्लेक्सेस। मतलब एक बात ये की गई थी कि कुछ रिफ्लेक्सेस को वक्त के साथ ख़त्म हो जाना चाहिए, जैसे कि कुछ रिफ्लेक्सेस 3 मंथ्स तक रहते हैं, कुछ 4 मंथ्स तक रहते हैं। अगर वो 4 मंथ के बाद ख़त्म हो जाएंगे तो एक नॉर्मल कंडीशन है, और अगर रिफ्लेक्सेस 4 मंथ्स के बाद आ रहे हैं तो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। वो सीपी चाइल्ड में होता है कि उनके रिफ्लेक्सेस ख़त्म ही नहीं होते, काफ़ी देर तक आ रहे होते हैं, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। उसको अपने वक्त तक आना चाहिए और फिर ख़त्म हो जाना चाहिए। that were believed to persist and produce activity limitations। अगर जो primitive reflexes हैं अगर वो persist करें तो वो फिर limitations, activity limitations काज कर सकते हैं। along with the facilitation of equilibrium reactions that are coordinative structure for development of skilled। तो मतलब limitations आ जाएंगी ऐसी चीज़ों के अंदर, मतलब जो equilibrium reactions के अंदर जो कि coordinative structure होते हैं हर एक स्किल्ड वॉलंटरी बिहेवियर के लिए चाहिए होते हैं, उनके अंदर में भी लिमिटेशंस आ जाए। तो ये कुछ लाइनें अजीब हैं, वो हमें खुद ही अपने तरीके से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।